नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मशहूर और अहम नाटक पर बात करने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। जी, नमस्कार। चंद्रगुप्त हाँ, एक मील का पत्थर है हिंदी नाटक में। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास इसका एक सार है, एक तरह की समरी है जो हमें इसकी कहानी, इसके पात्र और जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझने में थोड़ी मदद करेगी। ये नाटक आखिर इतना खास क्यों है? जाहिर है ये मौर्य वंश की स्थापना से जुड़ा है, वो पूरा उथल-पुथल का दौर। हाँ, वो दौर ही अपने आप में बहुत नाटकीय था। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सार के सहारे नाटक की अलग-अलग परतों को खोलें, थोड़ा इतिहास देखें, पात्रों के मन में क्या चल रहा था और प्रसाद जी क्या कहना चाह रहे थे, ये समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसा सार ने भी बताया गया है, मगध से। नंद वंश का शासन है, जिसे अत्याचारी कहा गया है। और यहीं पर एंट्री होती है चाणक्य की, एक असाधारण ब्राह्मण, बुद्धिमान, और वो नंद वंश को उखाड़ फेंकने का प्रण लेते हैं। हाँ, और यहाँ ये बात दिलचस्प है। सार उन्हें सिर्फ बुद्धिमान और दूरदर्शी नहीं कहता। मतलब प्रसाद का जो चाणक्य का चित्रण है, वो सिर्फ एक विद्वान ब्राह्मण का नहीं है। वो एक रणनीतिकार है, एक विजनरी है। उनका प्रण सिर्फ व्यक्तिगत अपमान का बदला नहीं है, जैसा कई बार सुनाते हैं। नहीं। अच्छा। ऐसा लगता है प्रसाद उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखा रहे हैं जिसका लक्ष्य कहीं बड़ा है, पूरी व्यवस्था को बदलना। और ये देखना जरूरी है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प, जब वो इतनी बड़ी सोच से जुड़ा हो, तो इतिहास का रुख मोड़ सकता है। हाँ, और शायद यही बड़ी सोच उन्हें चंद्रगुप्त तक ले जाती है। सार में लिखा है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त में वो चिंगारी दिखती है। उसे एक साहसी और योग्य युवक बताया गया है। तो ये सिर्फ एक खोज नहीं थी। चाणक्य ने उसे तराशा, उसे ट्रेनिंग दी, एक तरह से भविष्य के शासक को तैयार किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये गुरु शिष्य वाला जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ सिखाने सीखने का नहीं है। अगर हम थोड़ा बड़ी पिक्चर देखें तो ये लीडरशिप को पहचानना और उसे नर्चर करना, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। सार में इसका जिक्र है और ये कहानी की रीढ़ है। चाणक्य का मार्गदर्शन और चंद्रगुप्त की अपनी क्षमता, इन दोनों का मिलना जरूरी था उस बदलाव के लिए जिसकी बात हम कर रहे थे। अकेले चंद्रगुप्त शायद ये नहीं कर पाते, और चाणक्य को भी अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए चंद्रगुप्त जैसा कोई चाहिए था। सही कहा। और फिर आता है असल संघर्ष का दौर। चंद्रगुप्त चाणक्य के दिखाए रास्ते पर नंदों के खिलाफ खड़े होते हैं। सार में एक खास बात है कि वो जनता का समर्थन हासिल करते हैं। तो ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, लोगों का साथ भी जरूरी था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर हम इतिहास में राजाओं और सेनापतियों पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये जन समर्थन का जिक्र बताता है कि प्रसाद शायद ये दिखाना चाह रहे थे कि असली ताकत जनता में होती है, या कम से कम एक सफल शासक बनने के लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। अच्छा। तो ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था। हाँ। शायद एक बेहतर शासन लाने की कोशिश थी, नंदों से बेहतर। चाणक्य की नीतियां, जैसा सार इशारा करता है, मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। वो सिर्फ युद्ध जीतने तक नहीं थी, वो एक व्यवस्थित, संगठित और शायद नैतिक रूप से ज्यादा सही राज्य बनाने की सोच थी। ये सिर्फ राजा बदलना नहीं, राज करने का तरीका बदलने की बात थी। सत्ता मिल गई, लेकिन उसे बनाए रखना, फैलाना, वो एक अलग चुनौती होती है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भारत पर हमला करता है। यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। चंद्रगुप्त का रवैया, वो एक नए राजा हैं, चाहते तो दिखा सकते थे अपनी ताकत। बिल्कुल। और यहीं पर चंद्रगुप्त की मैच्योरिटी और चाणक्य की वो दूरदर्शिता फिर सामने आती है। सार बताता है कि चंद्रगुप्त ने युद्ध के बजाय एक समझदारी भरा समझौता किया, सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह। हाँ, ये सिर्फ शादी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने न सिर्फ एक बड़े युद्ध को टाला, बल्कि दो बड़ी शक्तियों के बीच एक तरह का रिश्ता बनाया। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ सैन्य शक्ति पर भरोसा, दूसरी तरफ शांति के लिए कूटनीति। ये चंद्रगुप्त की परिपक्वता दिखाता है ना। सिर्फ जोश नहीं, होश भी था, दिखता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमेशा टकराव ही रास्ता होता है? या इस तरह के समझौते, भले ही उस समय अजीब लगें, ज्यादा स्थायी शांति ला सकते हैं?
और इस शादी के जरिए दो अलग-अलग संस्कृतियां, यूनानी और भारतीय, उनके बीच भी एक पुल बनाने की कोशिश दिखती है। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। और इसी से जुड़ा हुआ सार में हेलेना और चंद्रावली जैसे महिला पात्रों का भी जिक्र है। अक्सर ऐसे ऐतिहासिक नाटकों में महिलाओं के किरदार थोड़े साइड में रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ सहायक किरदार है या इनका कुछ और महत्व भी है? अच्छा सवाल है। सार कहता है कि ये पात्र नारी गरिमा, प्रेम और बलिदान जैसे आयाम जोड़ते हैं। हेलेना जो बाहर से आई है, उसका भारतीय संस्कृति और चंद्रगुप्त से जुड़ना वो अपने आप में एक कहानी है। चंद्रावली का अपना एक स्थान होना ये दिखाता है कि प्रसाद जी ने महिलाओं को अनदेखा नहीं किया है। हो सकता है वो कहानी के केंद्र में न हो, पर उनकी मौजूदगी नाटक को मानवीय भावनाओं से जोड़ती है। वो सिर्फ सजावटी नहीं है। सही। अच्छा, अब थोड़ा नाटक के मूल तत्वों पर आते हैं और प्रसाद जी क्या कहना चाह रहे थे, जैसा सार हमें इशारा देता है। इसमें देशभक्ति, स्वाभिमान, चाणक्य के जरिए राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीति जैसे विषय मुख्य हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मूल्य है जिन्हें शायद प्रसाद जी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे। ये देशभक्ति कैसी दिखती होगी नाटक में? अंदाजा यही है कि ये किरदारों के चुनाव में, उनके डायलॉग्स में, उनके त्याग में दिखती होगी। चंद्रगुप्त का अपने देश के लिए लड़ना, चाणक्य का वो अखंड भारत का सपना और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, ये सब देशभक्ति ही तो है। स्वाभिमान की बात करें तो नंदों के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना या बाहरी हमले का अपनी शर्तों पर सामना करना, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रसाद जी सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो इन मूल्यों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर उस समय जब भारत खुद गुलाम था। और सार में प्रसाद जी की भाषा की भी बड़ी तारीफ है। शुद्धता, काव्यात्मकता और प्रभावशीलता। मतलब डायलॉग सिर्फ बातचीत नहीं थे, उनमें वजन था, गहराई थी। निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद अपनी भाषा शैली के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी हिंदी थोड़ी तत्सम प्रधान होती है, काव्यात्मक होती है, गंभीर होती है। उनके संवादों में अक्सर गहरे दार्शनिक विचार या भावनाएं होती हैं। ये नाटक को सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं रहने देता, उसे एक साहित्यिक अनुभव बनाता है। भाषा खुद एक किरदार की तरह काम करती है। अच्छा, तो अगर हम नाटक के उद्देश्य को समझें, जैसा सार के अंत में कहा गया है, तो ये सिर्फ मौर्य वंश की कहानी सुनाना नहीं है। ये भारतीय इतिहास की महानता, आत्मबल, संगठन शक्ति और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ये संगठन शक्ति पर जोर देना ये खास तौर पर दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये संगठन शक्ति शब्द बहुत मायने रखता है। प्रसाद जी शायद ये दिखा रहे थे कि जब लोग संगठित होते हैं, एक उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नंदों का शासन शायद इसीलिए टिका था क्योंकि समाज बटा हुआ था, संगठित विरोध नहीं था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसी बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया। ये संदेश कि साहस, सही नीति और दूरदर्शिता से अव्यवस्था को खत्म करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है, ये प्रसाद जी के अपने समय के लिए भी बहुत प्रासंगिक था। बिल्कुल, उस समय भारत खुद एकता और संगठन के लिए संघर्ष कर रहा था। जी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कहानी नंदों के शासन के अंधेरे से शुरू होती है, फिर चाणक्य का दृढ़ निश्चय, चंद्रगुप्त का शौर्य, लोगों का साथ मिलना और फिर कूटनीतिक समझ। इन सब से होते हुए एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ये नाटक, जैसा सार ने हमें दिखाया, इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ को सिर्फ बताता नहीं, बल्कि उसे किरदारों के संघर्षों, उनकी प्रेरणाओं और उनके सामने जो नैतिक सवाल आए, उनके साथ हमारे सामने जीवंत कर देता है। बिल्कुल, और यहाँ एक बात है जो सोचने पर मजबूर करती है, जिसका इशारा सार भी करता है। जरा सोचिए, प्रसाद जी ने ये नाटक लिखा कब था? उस दौर में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। ऐसे में एक कहानी जिसमें एक अत्याचारी शासक को हटाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता, संगठन शक्ति और आत्मसम्मान, स्वाभिमान पर जोर है, जिसमें चाणक्य जैसा रणनीतिकार और चंद्रगुप्त जैसा नायक है, ये कहानी उस समय के लोगों के लिए क्या मायने रखती होगी? क्या ये सिर्फ अपने शानदार अतीत को याद करना था, या ये वर्तमान की मुश्किलों से लड़ने की एक प्रेरणा थी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या वो इतिहास के जरिए वर्तमान को कोई संदेश दे रहे थे? बहुत संभव है, और यही सवाल आज भी उतना ही अहम है। क्या आज के इस बदलते हुए समय में, चाहे वो दुनिया का मंच हो या हमारे अपने देश की बात हो, साहस, सही नीतियां बनाने की क्षमता, दूर तक देखने की सोच और एकजुट होकर काम करने की ताकत, क्या इन मूल्यों की जरूरत कम हो गई है?
शायद नहीं। शायद बिल्कुल नहीं। और यही सवाल इस नाटक को सिर्फ इतिहास या साहित्य की चीज होने से आगे ले जाता है। ये एक ऐसी रचना बन जाती है जो हर दौर में हमें सोचने को मजबूर करती है। वाकई एक ऐसा विचार जो इस नाटक को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त सिर्फ एक नाटक नहीं है। ये इतिहास, राजनीति, मानवीय भावनाएं और जो हमेशा टिकने वाले मूल्य हैं, उनका एक गहरा संगम है। आज की इस बातचीत के लिए हम उस सार संक्षेप के आभारी हैं जिसने हमें इस महत्वपूर्ण कृति की इतनी सारी परतें खोलने और समझने में मदद की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।